नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कैसे थे भैरवी के भैया भाभी। माँ बाप ने उसका नाम भैरवी रखा था, पर भैरवी की जिंदगी में अभी तक अंधियारा ही छाया हुआ था। आज भैरवी 20 साल की हो गई थी, पर अपने जन्मदिन की उसके मन में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। बार बार उसका मन रोने को कर रहा था, क्योंकि आज से 4 साल पहले जब वह 16 साल की थी, तब उसके मम्मी पापा एक सड़क हादसे में गुजर गए थे। मम्मी पापा की मौत के बाद भैरवी के इकलौते बड़े भाई विपिन ने उसकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली थी, और तब से आज तक भैरवी अपने भैया भाभी के साथ ही रह रही थी। भैरवी के भैया विपिन एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और भाभी नमिता हाउसवाइफ थी। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद भैरवी की पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का जिम्मा जब उसके भैया भाभी ने उठाया, तब पूरे मोहल्ले में विपिन और नमिता की खूब तारीफ हुई थी। विपिन ने एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए अपनी छोटी बहन को अपने पास रख लिया। कितना अच्छा है विपिन, आजकल के जमाने में ऐसे भाई भाभी मिलते ही कहाँ हैं। पूरे मोहल्ले में ऐसी बातें होने लगी थी। शुरुआत में जब भैरवी मासूम थी, तब उसे लगा था कि भाभी उसका बहुत ध्यान रख रही हैं, और वे अगर भैरवी से घर के काम करवाती भी हैं तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत काम तो हर लड़की को करना ही पड़ता है। पर समय बीतने के साथ साथ वह थोड़ा बहुत काम ढेर सारे काम में बदल गया, और नमिता भैरवी से पूरे घर का काम कराने लगी। नमिता का एक 6 साल का बेटा भी था, जिसे संभालने और घुमाने की जिम्मेदारी भी भैरवी को दे दी गई थी। भैरवी की जरा सी गलती पर ही नमिता उस पर बरस पड़ती थी, और काम ठीक से न कर पाने पर नसीहत भी देती थी। एक दो बार नमिता ने विपिन के सामने ही जब भैरवी को डांटा, तो विपिन ने प्यार से फुसफुसाते हुए नमिता से कहा, अरे इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ऐसे मत धमकाओ, नहीं तो सारा किए धरे पर पानी फिर जाएगा। आपको तो यही लगता है कि मैं उसे बुरा भला कहती हूँ, पर आप मेरा भैरवी के लिए प्यार नहीं देखते, कितना ध्यान रखती हूँ मैं उसका। इठलाते हुए फिल्मी अंदाज में जब नमिता ने यह बात कही, तो विपिन और नमिता दोनों एक दूसरे को आंख मारकर हंसने लगे। विपिन और नमिता ने भैरवी को इसलिए अपने पास रखा हुआ था ताकि एक न एक दिन वे लोग भैरवी के नाम पर आई हुई जायदाद को जबरदस्ती या धोखे से अपने नाम कर लेंगे। पर तब तक उन्हें भैरवी को अपने पास इस तरह रखना था कि वह किसी से विपिन और नमिता की बुराई ना कर सके, और न ही किसी नाते रिश्तेदार को भैया भाभी की हकीकत का पता चल सके। भैरवी हर दिन के साथ बड़ी होती जा रही थी। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, इसलिए वह चाहती थी कि आकाशवाणी में काम करे, पर यह सब कैसे होगा, यह तो भैरवी को पता ही नहीं था। और अब तक भैरवी अपनी भाभी का रवैया भी समझ गई थी। फिलहाल तो उसे अपनी भाभी के रंग ढंग देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वे उसे आगे पढ़ने या घर से बाहर का कोई काम करने देंगी, पर मन के किसी कोने में अपने बड़े भाई पर भरोसा था कि वे उसे पढ़ाई में सहयोग करेंगे, और इसी भरोसे के साथ भैरवी हर कष्ट हंसी खुशी सहे जा रही थी। भैरवी आगे पढ़ सके, इसलिए उसके बड़े भाई विपिन का सहयोग बहुत जरूरी था, पर अभी भैरवी के लिए सब कुछ सामान नहीं होने वाला था, क्योंकि एक दिन अचानक विपिन सड़क हादसे में अपाहिज होकर बिस्तर पर आ गया। विपिन की नौकरी तो प्राइवेट थी, जो कुछ महीने बाद जाती रही। बैंक में जो पैसे थे वे सब तो विपिन के इलाज में लग गए थे, और अब घर खर्च के लिए पैसों की जरूरत थी। भाभी नमिता हमेशा परेशान करती रहती थी। भैरवी वैसे भी नमिता की फूटी आंख नहीं सुहाती थी, इसलिए वो भैरवी को खरी खोटी सुनाती रहती थी, और विपिन की इस हालत के लिए भी उसे ही जिम्मेदार मानती थी। तू पहले अपने माँ बाप को खा गई, और अब मेरे पति के प्राण जाते जाते बचे हैं, कितनी अपशकुनी है तू। भैरवी अच्छी तरह समझ रही थी कि भैया विपिन की नौकरी जाने के बाद उसके लिए जिंदगी की राह और मुश्किल हो गई है, इसलिए अब उसे अपने करियर के सपने देखने बंद करने होंगे और पैसे कमाने के लिए कोई रोजगार ढूंढना होगा। भैरवी ने अपने कुछ खास दोस्तों से नौकरी के बारे में बात की, तो भैरवी को उसकी अच्छी आवाज़ के चलते एक कॉल सेंटर में काम मिल गया। पर वह यह भी जानती थी कि आजकल पढ़ाई लिखाई की बड़ी अहमियत है, इसलिए वह थोड़ा बहुत समय पढ़ाई के लिए भी निकाल ही लेती थी। भैरवी को जब भी तनख्वाह मिलती
तो वह सैलरी क्रेडिट हो जाने के मैसेज का स्क्रीनशॉट खुशी खुशी विपिन को दिखाती और एटीएम से पैसे निकालकर नमिता को दे देती। भैरवी की दरियादिली देखकर विपिन का दिल पिघलने लगा, पर नमिता का मन भैरवी के लिए अब भी साफ नहीं था, बल्कि वो लगातार इस फिराक में थी कि कैसे भैरवी के नाम पर जमा फंड और बाकी की जायदाद अपने नाम की जाए। अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए नमिता के मन में यह प्लान आया कि अगर वो अपने सगे भाई अमन से शादी भैरवी के साथ करा दे तो भैरवी के सारे पैसों पर अमन का हक हो जाएगा और उसके बाद अमन और नमिता मिलकर भैरवी के पैसों पर मौज कर सकेंगे। जब नमिता ने यह बात अमन से शेयर की तो बेरोजगार और आलसी अमन को यह आइडिया बहुत जम गया और उसने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। भैरवी की शादी अमन से करवाने के लिए विपिन को भी अपने प्लान में शामिल करना जरूरी था। इसलिए जब नमिता ने यह बात विपिन को बताई तब विपिन को यह थोड़ा नागवार गुजरा। आखिर विपिन भैरवी का सगा बड़ा भाई था। अरे नहीं, आज भैरवी अकेले ही हमारा खर्च उठा रही है। हम जानबूझकर उसके साथ गलत नहीं कर सकते, बल्कि हमें तो उसके लिए खुद कोई अच्छा सा लड़का तलाशना होगा। विपिन की इस बात से नमिता चिढ़ गई और उसने विपिन को चेताया कि अगर भैरवी इस घर से चली गई तो आमदनी का जरिया बंद हो जाएगा। उसकी इस बात ने विपिन को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह भैरवी को अपने काम पर जाने के लिए देर हो गई और कैब भी आने में देर कर रही थी। उसे परेशान देख फौरन ही नमिता ने अमन को फोन कर अपने फ्लैट पर बुला लिया और भैरवी को कॉल सेंटर तक छोड़ आने को कहा। उस दिन के बाद से नमिता ने लगातार ऐसी कई कोशिशें करनी शुरू कर दी जिससे भैरवी और अमन में निकटता बढ़ जाए और उन दोनों के बीच का प्यार रिश्ता कायम हो जाए। अमन ने भी भैरवी को पटाने के लिए कई हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। फिर एक दिन नमिता ने मौका देखकर भैरवी से अपने मन की बात कह ही दी। अमन तो तुझे भी अच्छा ही लगता है, तू कहे तो तुम दोनों की शादी करा दूं। नमिता की यह बात सुनकर भैरवी सिर्फ फीके मन से मुस्कुरा दी। इसी बीच भैरवी की दोस्ती उसके साथ कॉल सेंटर में काम करने वाले एक लड़के प्रज्ञान से हो गई थी। 23 साल का प्रज्ञान एक दलित नौजवान था। प्रज्ञान की कई भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी, इसलिए भैरवी और उसमें अच्छी बनती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। अभी किसी ने खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। नमिता धीरे धीरे भैरवी पर अमन से शादी करने का दबाव बना रही थी, पर भैरवी इस बात को लगातार टाल रही थी। आज भैरवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वह घर पर ही आराम कर रही थी। नमिता ने अमन को फोन करके दवा लाने को कहा और नमिता ने खुद ही बड़े प्यार से भैरवी को दवा खिला दी। दवा खाते ही भैरवी सो गई। अगले दिन जब वह उठी तो उसका सिर भारी हो रहा था। नमिता ने उसे चाय पिलाई। 2 दिन बाद भैरवी एकदम ठीक हो गई थी। एक शाम को नमिता भैरवी के पास आई और उसे कुछ तस्वीरें दिखाईं। अब भी समय है, अमन से शादी कर ले, वरना पूरे शहर में तुझे इतना बदनाम कर दूंगी कि तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। नमिता ने भैरवी को धमकी दी। अपनी ऐसी तस्वीरें देखकर भैरवी सन्न रह गई थी और उसकी समझ में आ चुका था कि रात में अमन से दवा मंगवाना इसी साजिश का हिस्सा था। पर उसकी भाभी इस हद तक गिर जाएगी उसे उम्मीद नहीं थी। और फिर आखिर भाभी उसकी शादी अमन से जबरदस्ती क्यों कराना चाहती हैं, यह उसकी समझ से परे था। भैरवी कई दिन तक घर से बाहर नहीं निकली। प्रज्ञान भी भैरवी के काम पर न आने से परेशान था। कई बार फोन किया पर कोई जवाब नहीं मिला। भला प्रज्ञान क्या करता, सब कुछ ठीक नहीं है यह बात वह जान गया था। एक दिन जब भैरवी कॉल सेंटर गई तो उसका रंग रूप ही बिगड़ा हुआ था। तनाव से उसका सिर भारी हो रहा था और उसकी आंखें सूजी हुई थी। क्या हुआ भैरवी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? प्रज्ञान ने पूछा तो भैरवी ने रोते हुए अपना सारा हाल कह सुनाया। प्रज्ञान ने उसके आंसू पोंछे और उसे चुप कराते हुए अखबार में निकला इश्तिहार दिखाया, जिस पर आकाशवाणी में एक सुरीली आवाज वाली एंकर की जरूरत थी। प्रज्ञान ने भैरवी से कहा कि वह सारा तनाव छोड़कर इस नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी करे और बाकी सब उस पर छोड़ दे। भैरवी ने पलकें झुकाकर अपनी सहमति दे दी। प्रज्ञान वहां से सीधा अपने एक दोस्त के पास पहुंचा जो
एक जिम चलाता था और उसके पापा पुलिस महकमे में सब इंस्पेक्टर थे। प्रज्ञान ने उन्हें भैरवी की कहानी सुनाते हुए मदद मांगी और उन्होंने मदद देने का वादा भी किया। प्रज्ञान के लिए सबसे मुश्किल काम भैरवी को मानसिक रूप से मजबूत बनाना था। प्रज्ञान लगातार भैरवी को समझा रहा था कि उसे अपने खिलाफ बने हुए हालात का सामना भागकर नहीं बल्कि डटकर करना है। भैरवी ने प्रज्ञान को भरोसा दिलाया कि वह ऐसा ही करेगी। प्रज्ञान ने देखा कि भैरवी ने अपने मोबाइल के बैक कवर में लगा हुआ वह इश्तेहार निकाल लिया था जिस पर आकाशवाणी में एंकर की नौकरी के लिए इंटरव्यू की डिटेल लिखी हुई थी। प्रज्ञान के दोस्त के पापा ने अमन और उसकी बहन नमिता को एक लड़की का वीडियो बनाकर उसे धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। अमन के पास से वीडियो लेकर डिलीट कर दिए गए थे। आज जब भैरवी आकाशवाणी में एंकर का इंटरव्यू देकर आई तो बहुत खुश थी। उसने घर पहुंचते ही अपने भैया विपिन को गले लगा लिया था क्योंकि उसे आकाशवाणी में एंकर की नौकरी मिल गई थी। अब तो विपिन समेत बहुत सारे लोग रेडियो पर भैरवी की सुरीली आवाज सुन सकेंगे। अभी विपिन और भैरवी अपनी खुशियां बांट ही रहे थे कि वहां पर प्रज्ञान आ गया। उसने विपिन का आशीर्वाद लिया और सीधे शब्दों में विपिन से भैरवी का हाथ मांग लिया। साथ ही प्रज्ञान ने विपिन को यह भी बता दिया कि वह दलित है। जातियां तो हम इंसान बनाते हैं प्रज्ञान, हमारी असली पहचान तो इंसान होना है और हमें एक दूसरे की मदद और प्यार करना आना ही चाहिए। यह कहते हुए विपिन ने देखा कि भैरवी की आंखों में प्रज्ञान के लिए प्यार तैर रहा था। आज आकाशवाणी पर भैरवी की सुरीली आवाज एक प्रोग्राम में गूंज रही थी जिसमें भैरवी महिलाओं को निडर होकर हालात से लड़ने के हौसले के बारे में बता रही थी। विपिन और प्रज्ञान एक साथ बैठे हुए रेडियो पर भैरवी की आवाज सुन रहे थे। भैरवी की जिंदगी में अब सचमुच घोर हो चुकी थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।